Okay. So class 11 physics chapter number 5 laws of motion NCERT exercise का ये next part जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5.10 से स्टार्ट करेंगे. Okay. Class 11 physics chapter number 5 NCERT exercise स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9.10 onwards और 5.10 onwards, right? ओके चलो सबसे पहला क्वेश्चन है 5.10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे ध्यान. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन 5.10 कुछ ऐसा कहता है कि अ बॉडी ऑफ मास 0.40 kg मूविंग इनिशियली विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू द नॉर्थ इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ. तो क्या क्या डेटा दिया है वो देख लीजिए. पहले आपको दिया है मास ऑफ द बॉडी 0.40 kg, राइट. इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. तो उसका इनिशियल स्पीड है u, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड. किस डायरेक्शन में? इट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ. इज सब्जेक्टेड टू द कांस्टेंट फोर्स. नाउ द फोर्स इज अप्लाइड व्हिच इज कांस्टेंट, दैट इज 8 न्यूटन फोर्स. Okay, directed towards the south for 30 seconds. This is applied for 8 Newton force applied in south direction, that is opposite to the motion, right? For how much time? For the time of 30 seconds. So this force is applied for 30 seconds. Okay, what do you want to find? Take the instant the force is applied to be t equal to 0. जब फोर्स को अप्लाई करना चालू किया उसको आपको लेना है टाइम t equal to 0. Okay, तो टाइम t equal to 0 is instant of applying the force. It is instant of applying the force. Okay, चलिए और क्या कहा गया है देखते हैं फटाफट. And at that time take x equal to 0. तो जब आपने फोर्स लगाना चालू किया ना, फोर्स जब आपने लगाना चालू किया उसको आपको ले लेना है x equal to 0. x equal to 0 when force started applying. क्या पूछा गया है वो देखते हैं. प्रेडिक्ट इट्स पोजीशन एट t इक्वल टू -5, 25 और 100 सेकंड. क्या करना है हमें? प्रेडिक्ट करना है. प्रेडिक्ट पोजीशन एट t इक्वल टू -5 सेकंड. ओके, t इक्वल टू 25 सेकंड एंड t इक्वल टू 100 सेकंड. इन तीन अलग अलग टाइम के ऊपर हमें ऑब्जेक्ट का पोजीशन जो है वो प्रेडिक्ट करना है. तो व्हाट आई विल डू? ओके, लेट मी जस्ट कंसीडर दैट दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज द साउथ डायरेक्शन. ओके, एंड an object was initially moving in north direction. Now what do you mean by t equal to -5? सबसे पहला केस सॉल्व करते हैं. फर्स्ट केस एट t equal to -5. What do you mean by t equal to -5? The thing is very simple. t equal to -5 का मतलब है कि जब फोर्स लगना चालू हुआ वो t equal to 0 टाइम है, राइट. t equal to -5 का मतलब है फोर्स लगना चालू हुआ उसके 5 सेकंड पहले. So I will write here it is 5 seconds before the force started अप्लाई. फोर्स लगने के 5 सेकंड पहले की ये बात है. फोर्स लगने के 5 सेकंड पहले की ये बात है, राइट. ओके, तो भी फोर्स तो लगा ही नहीं है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कैसा होगा? 0 होगा. एंड यू कैन से वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट. कि फोर्स ही नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा? तो ये वेलोसिटी कैसा रहना है? कांस्टेंट रहना. और कितना है वो कांस्टेंट वेलोसिटी? इनिशियली जो है वो आपका दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, राइट. चलिए वो पोजीशन मतलब कितना डिस्टेंस काटेगा 5 सेकंड के पहले वो चेक कर लीजिए. तो यू कैन राइट हियर द डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी कितना है उसका? स्टार्टिंग में वेलोसिटी है उसका 10 मीटर पर सेकंड इनटू कितना टाइम है उसके पास? 5 सेकंड पहले की बात की तो टाइम इक्वल टू 500, दैट इज 50 मीटर. 50 मीटर किस डायरेक्शन पे? नॉर्थ में. 50 मीटर किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में. बिकॉज आपका ऑब्जेक्ट किस तरह मूवमेंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट वाज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, राइट. तो इनिशियली अब डिस्टेंस x इक्वल टू 50 मीटर इन विच डायरेक्शन? 50 मीटर इज इन नॉर्थ डायरेक्शन.
बराबर 50 मीटर कहाँ है, 50 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट होगा, राइट। ओके, मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, राइट। तो आपका ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे होगा, 50 मीटर दूर होगा आपका ऑब्जेक्ट। कहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट, जो 50 मीटर दूर होगा आपका पहले केस में। सो आई विल राइट दिस पोजीशन x1, तो x1 आपका ये पोजीशन होगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड वन, दैट इज टाइम t इक्वल टू 25 सेकंड। चलिए 25 सेकंड पे क्या होगा, तो सेकंड आई विल फाइंड दैट t इक्वल टू 25 सेकंड। ओके, तो 25 सेकंड की बात करोगे बच्चों, तो पहले आपका फोर्स लगना चालू हो चुका है। ओके, फोर्स आपका 0 सेकंड पे लगना चालू हो चुका है। फोर्स t इक्वल टू 0, तो फोर्स वो स्टार्टेड अप्लाइंग, और फोर्स टोटल 30 सेकंड तक लग रहा है। कितने सेकंड तक वो फोर्स लग रहा है आपका, फोर्स जो है वो टोटल 30 सेकंड तक लग रहा है। द फोर्स इज अप्लाइड फॉर 30 सेकंड्स, राइट। और हमें पोजीशन निकालना है 25 सेकंड के अंदर, हमें पोजीशन निकालना है, मतलब 25 सेकंड तक तो फोर्स लग ही रहा है, बिकॉज फोर्स टोटल 30 सेकंड तक लगना है, राइट। तो आई विल राइट हियर एज फोर्स इज अप्लाइड for 30 seconds, hence throughout the 25 seconds object moves under effect of the effect of force. Okay, so I can write force F is equal to mass into acceleration. I have applied the force equal to 8 Newton. Force is applied which is equal to 8 Newton. Okay, mass of the object is 0.40 into acceleration. On solving it, we get acceleration as 20 meter per second square. Acceleration क्या है, 20 meter per second square. But this acceleration is in which direction? Your force is in south direction. Force किस डायरेक्शन में बेटा, आपका फोर्स जो है वो साउथ डायरेक्शन में, तो acceleration भी किस डायरेक्शन में होगा, साउथ। अब हमने नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो साउथ डायरेक्शन क्या रहेगा आपका, नेगेटिव रहने वाला है। That is why I will put the negative sign here, right। और मैं फोर्स को भी क्या कह लूंगा, नेगेटिव कह लेने वाला हूँ, राइट। मैं फोर्स को क्या कह लूंगा, नेगेटिव कह लूंगा, बिकॉज वो साउथ डायरेक्शन में है। साउथ मैंने इस तरफ लिया हुआ है, नॉर्थ मैंने इस तरफ लिया हुआ है। तो इफ आई टेक नॉर्थ एज पॉजिटिव, तो मुझे साउथ डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इज -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आपको ये फाइंड करना है ऑब्जेक्ट किस पोजीशन के ऊपर होगा। तो मुझे पता है कि मोशन जो है वो फोर्स के अंदर हो रहा है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। I will apply the formula distance d equal to ut plus half at square. Initial speed कितना था आपका, 10 मीटर पर सेकंड था, टाइम है 25, हाफ इनटू एक्सेलरेशन आया है -20, दिस इज 25 स्क्वायर। चलिए, as soon as I will solve it, what I will get, this is going to be -6250 and this is 250. So the position of the object is -6000 मीटर। -6000 मीटर का मतलब क्या है बेटा, आपका मतलब है 6000 मीटर साउथ में होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, 6000 मीटर साउथ में होगा, मतलब 6000 मीटर इस तरफ होगा। दिस कैन बी written as x2, दिस इज योर x2, राइट। पोजीशन एट द टाइम इक्वल टू 25 सेकंड, राइट। दिस इज योर x2, कितना दूर है, 6000 मीटर दूर है। तो हम इसको स्केल बराबर कर लेते हैं। दिस x1 इज हियर, दिस इज 50 मीटर, दिस इज x2। Now you also want to find what will be the position of the object at the end of 100 सेकंड। 100 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा। तो यहाँ पे आपको मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, क्योंकि टोटल 100 सेकंड में से पहले 30 सेकंड में फोर्स लग रहा है, मतलब पहले 30 सेकंड में मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड है, और बाकी 70 सेकंड में कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। So that thing we have to consider and we will find the position of the object after 100 seconds. But before that, just copy these things. Okay, so we will write here. Third case, position at t equal to 100 second. So I will divide this question in two part because पहले 30 सेकंड के लिए for 0 to 30 second and then 30 second to 100 second. पहले 30 सेकंड तक फोर्स लग रहा है, यू कैन चेक इट आउट, फोर्स इज एक्टिंग फॉर 30 सेकंड। तो पहले 30 सेकंड के लिए फोर्स इज अप्लाइड एंड फॉर द नेक्स्ट 70 सेकंड देयर इज नो फोर्स। एज देयर इज नो फोर्स दैट मीन्स द वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। फोर्स से नहीं लग रहा तो वेलोसिटी चेंज कौन करेगा, कोई नहीं करेगा ना। तो दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन एंड हियर एज द फोर्स इज अप्लाइड देयर इज एक्सेलरेशन, मतलब यहां पे आपका मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड।
तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि पहले 30 सेकंड के अंदर, पहले 30 सेकंड में जहां पे फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, वो एक्सेलरेटेड मोशन जब हो रहा है तब ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा है पहले वो फाइंड कर लेते हैं, राइट। सो आई विल राइट हियर द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m, जो हमने आगे फाइंड कर लिया था ऑलरेडी। ओके, फोर्स इज इक्वल टू -8 एंड मास इक्वल टू 0.4, दैट इज 20 न्यूटन, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ओके, आई विल फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, चलिए इनिशियली u कितना था आपका 10, हम अभी पहले 30 सेकंड की बात कर रहे हैं, राइट। टोटल 100 में से पहले 30 सेकंड की बात कर रहे हैं, हाफ इंटू दिस इज -20 इंटू 30 स्क्वायर। ओके, दैट इज गोइंग टू बी 300 माइनस 900, राइट। 30 स्क्वायर इज 900, 9000। ओके, दिस इज बेसिकली गोइंग टू बिकम -8, लेट मी चेक इट आउट, नहीं तो कुछ गलती हो जाएगी। ओके, 9000 माइनस 300, दिस इज 8700 मीटर आफ्टर फर्स्ट 30 सेकंड। आफ्टर 30 सेकंड, 30 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बाकी 70 सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? तो बाकी 70 सेकंड में हमें इतना पता है फोर्स नहीं लगने वाला, मतलब मोशन कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला रहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा, बट वो वेलोसिटी कितना होगा? 30 सेकंड के बाद का जो वेलोसिटी है फिर वो चेंज नहीं होने वाला है, बिकॉज 30 सेकंड के बाद फोर्स ही लगना बंद हो चुका है। तो फाइंड ये करना पड़ेगा 30 सेकंड के बाद का वो वेलोसिटी है कितना, तो मिल जाएगा आपको यहां से। तो मैं लिख दूंगा यहां पे वेलोसिटी एट 30 सेकंड, यूज द फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस 80, u इज 10, एक्सेलरेशन इज -20, t इज 30, so this velocity is going to become how much it is -600 प्लस 10। तो ये वेलोसिटी कितना हो चुका होगा 30 सेकंड के बाद, -590 मीटर पर सेकंड। तो 30 सेकंड के बाद ये जो वेलोसिटी आया है -590 मीटर पर सेकंड, वो चेंज होने वाला नहीं है। सो द वेलोसिटी विल रिमेन सेम विच इज -590 मीटर पर सेकंड। और टाइम टोटल कितना बचा है? बाकी 70 सेकंड टाइम बचा है। 30 सेकंड पहले चले गए, बाकी 70 सेकंड बचे हुए हैं। तो यू विल राइट हियर कि डिस्टेंस कितना काटेगा, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस क्या कर दोगे बच्चों, गिव इट नेम एज x डैश, राइट। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इज -590, टाइम है 70। ओके, लेट मी फाइंड इट आउट, कितना आएगा ये 590 इंटू 70, दिस इज 41300 माइनस साइन के साथ, दिस इज एक्स डैश। तो टोटल ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा 100 सेकंड के बाद, तो टोटल पोजीशन कितना होगा, तो पहले 30 सेकंड के बाद यहाँ पर है, बाकी 70 सेकंड के बाद यहाँ पर है। टोटल कर लो दोनों का, जैसे ही टोटल करोगे आपका आंसर आ जाएगा। सो यू विल राइट पोजीशन आफ्टर 100 सेकंड, पोजीशन आफ्टर 100 सेकंड इज x3 नाम दे दो इसको, दैट इज x प्लस एक्स डैश। तो पहले 30 सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, -8700 पे था, और उसके बाद आया -4130। ओके, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा -50,000 मीटर के ऊपर। माइनस साइन आया मतलब ऑब्जेक्ट इज दर इन साउथ। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। पहले 30 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा था, तो अगर आपको टोटल 100 सेकंड कहा गया तो पहले 30 सेकंड में फोर्स लग रहा है तो उसके हिसाब से सॉल्व करो। नेक्स्ट 70 सेकंड में फोर्स नहीं लग रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसके हिसाब से सॉल्व करो एंड देन ऐड कर लो दोनों पोजीशन को, यू विल गेट योर आंसर। कॉपी करेंगे फटाफट इसको। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5.11, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख, ट्रक की बात की गई है, ट्रक इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, मतलब u इक्वल टू 0, इट एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, ट्रक ने एक्सेलरेट किया एट टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक विच इज 6 मीटर हाई। सो क्या कहा गया है, एट t इक्वल टू 10 सेकंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ट्रक। क्या फाइंड करना है आपको, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टोन एट t इक्वल टू 11 सेकंड। यू वांट टू फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टोन एट t इक्वल टू 11 सेकंड। ओके, चलिए बच्चों पहले बात करते हैं वेलोसिटी कितना होगा 11वें सेकंड पे। ओके, नाउ योर बस इज ऑलरेडी मूविंग
विद सम एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं, राइट। ये फाइंड करते हैं कि जब स्टोन को छोड़ा गया 10 सेकंड पे, जब स्टोन को छोड़ा गया, राइट, तो उस 10 सेकंड में ट्रक का वेलोसिटी कितना था। तो फर्स्ट आई विल फाइंड वेलोसिटी ऑफ अ ट्रक व्हेन stone is released at 10 seconds. So I will write v equal to u plus at. Initially velocity of the truck was 0, acceleration was 2 and the time 10 सेकंड में अपने को ये फाइंड करना है 11वें सेकंड पे स्टोन का स्पीड कितना था। हमने 10वें सेकंड पे स्टोन को छोड़ दिया है, तो छोड़ने के 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा वो फाइंड करना है। तो पहले ये फाइंड करते हैं कि जब स्टोन को छोड़ा गया 10वें सेकंड पे, तब ट्रक का वेलोसिटी कितना था। सो विल कीप t इक्वल टू 10, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो ये ट्रक का वेलोसिटी था। अब स्टोन को ट्रक में से ही छोड़ा गया है। स्टोन को कहाँ छोड़ा गया भाई, तो स्टोन को छोड़ा गया है ट्रक में से। अगर स्टोन को ट्रक में से छोड़ा गया है तो स्टोन के पास भी ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रहने ही वाली है, राइट। ये इट इज अ काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। वो अपने बॉम्ब वाला किया था ना कि एयरप्लेन उड़ रहा है और उसमें से अगर बॉम्ब फेंका जाएगा तो एयरप्लेन की जो स्पीड होगी उतनी हॉरिजॉन्टल स्पीड तो बॉम्ब को मिलने ही वाली है, राइट। एंड दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल नॉट बी चेंज बाय एनीवन, बिकॉज जैसे ही आपने स्टोन को छोड़ा उसके बाद ट्रक के एक्सेलरेशन को स्टोन के साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही स्टोन को छोड़ा गया उसके बाद खाली ग्रेविटी ही उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, और ग्रेविटी होता है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये जो स्टोन के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आया है बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ ट्रक, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। छूटने के बाद भी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रहने ही वाला है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि s after releasing the stone, no force, after releasing the stone, no force act on the stone in horizontal direction. No force act on the stone in horizontal direction, right? इसका मतलब ये जो horizontal velocity है ना, ये किस डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी, ये आपकी वेलोसिटी होगी horizontal, राइट। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो बदलने वाली नहीं है। सो द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है ना, सो वी कैन से द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। horizontal velocity will remain constant and that is, I will write this as vx, horizontal direction है उसको x नाम देते हैं, that is 20 मीटर पर सेकंड। ये तो आपके 11वें सेकंड पे भी रहने ही वाला है। 10 सेकंड के बाद स्टोन के पास जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आई है वो स्टोन के पास 11वें सेकंड के बाद भी होने ही वाली है, क्योंकि 10वें सेकंड के बाद स्टोन जो है वो ट्रक से छोड़ दिया गया है। उसके बाद ट्रक का एक्सेलरेशन स्टोन को लगने वाला नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्टोन की चेंज होने वाली नहीं है। तो 11वें सेकंड पर भी स्टोन के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी ही होगी जितनी 10वें सेकंड पे होगी। 12वें सेकंड पे भी यही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, राइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाली है एक बार स्टोन ट्रक के बाहर गया उसके बाद। ओके, नाउ लेट्स फाइंड व्हाट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि आपने स्टोन को छोड़ दिया है बाहर, जैसे ही आप स्टोन को छोड़ोगे स्टोन विल मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी मिलने वाली है। ओके, कितना टाइम बाकी बचेगा ग्रेविटी के पास खाली 1 ही सेकंड है। क्यों? क्योंकि 10वें सेकंड पे जो स्टोन को छोड़ा गया है, अभी 10वें सेकंड पे तो अभी स्टोन को छोड़ा गया है, और आपको 11वें सेकंड पे तो पूछ भी लिया है वेलोसिटी कितना है। तो ग्रेविटी के पास खाली 1 ही सेकंड है वेलोसिटी वर्टिकल में लाने के लिए। सो आई विल राइट हियर इन 1 सेकंड आफ्टर रिलीजिंग द स्टोन, द ग्रेविटी एक्ट ऑन स्टोन इन वर्टिकल डायरेक्शन and the stone will acquire vertical velocity also. Stone will acquire vertical velocity also, right? Okay, I will write vertical velocity v equal to u plus at. It is all in vertical direction, right? अब vertically initial velocity कुछ था ही नहीं, क्योंकि बस तो horizontal जाता है ना, vertically थोड़ी जाता है, बस ऐसा थोड़ी उड़ता है। बस तो हॉरिजॉन्टली जाता है, मतलब स्टार्टिंग में वर्टिकल वेलोसिटी कुछ भी नहीं था। ओके, वर्टिकल में एक्सेलरेशन दे रहा है ग्रेविटी। ओके, लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू 10। ग्रेविटी का वैल्यू कितना ले लेंगे? 10 ले लेंगे। आई विल स्पेसिफाई है इनिशियली वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 है, वाई में एक्सेलरेशन दे रहा है ग्रेविटी, दैट इज 10।
ओके, और टाइम खाली बचा हुआ है 1 ही सेकंड, 1 ही सेकंड, पूरे 11 सेकंड नहीं लेने, पूरे 11 सेकंड के लिए ग्रेविटी नहीं लग रहा है। ग्रेविटी तो जब स्टोन को छोड़ा उसके बाद का जो 1 सेकंड बचा है उसमें ही ग्रेविटी लग रहा है खाली, राइट। ध्यान देना छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। तो वर्टिकल कंपोनेंट आया उसके पास 10 मीटर पर सेकंड, वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 11वें सेकंड में स्टोन के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, वर्टिकल कंपोनेंट भी है। तो लेट्स राइट इट लाइक कि ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल है 20, वर्टिकल है 10। तो नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है बच्चों, दोनों आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, राइट, परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो यू कैन राइट नेट वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, पाइथागोरस वी विल अप्लाई, दैट इज अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, राइट, अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 10√5 मीटर पर सेकंड। आप सॉल्व कर लेना, दिस इज गोइंग टू बिकम 10√5 मीटर पर सेकंड। तो 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा? 10 सेकंड के बाद स्टोन का नेट वेलोसिटी होगा 10√5 मीटर पर सेकंड, और स्टोन का ट्रेजेक्टरी जो है ना वो ऐसे होगा, दिस विल बी द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्टोन। स्टोन आपका इस तरह गिरेगा प्रोजेक्टाइल मोशन के जैसे। ओके, नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी? वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ओके, तो लेट्स से दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट इज मेकिंग एंगल थीटा हियर, और यहाँ पे आपका थीटा एंगल बना रहा है, राइट। तो मैं सिंपली यूज़ कर लूँगा tan थीटा डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। कहाँ लिखा जाए? लेट मी राइट इट हियर। सो tan थीटा इज इक्वल टू, चलो tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? आपका tan थीटा हो जाएगा आपका y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, राइट। चलो y कंपोनेंट कितना है? वेलोसिटी का y कंपोनेंट है 10 और वेलोसिटी का x कंपोनेंट है 20, दैट इज 1/2, दिस इज tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2, tan इनवर्स ऑफ 1/2। किसके साथ बन रहा है ये एंगल? ये एंगल बन रहा है आपका थीटा किसके साथ है? विथ हॉरिजॉन्टल। थीटा किसके साथ है? विथ हॉरिजॉन्टल, राइट। तो 11वें सेकंड पे जो स्टोन का वेलोसिटी होगा ना, 11वें सेकंड पे स्टोन के वेलोसिटी का वैल्यू होगा 10√5, और 11वें सेकंड पे स्टोन जो है वो इतने एंगल के ऊपर जा रहा होगा, राइट। तो ये मैंने फाइंड कर लिया पहले कि 11वें सेकंड के ऊपर वेलोसिटी क्या होगा। वापस एक बार बता देता हूँ, 10 सेकंड तक आपका स्टोन जो है वो कहाँ पर है? बस के अंदर है या ट्रक के अंदर है। ट्रक जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, राइट। और उसके बाद आपको 10वें सेकंड पे स्टोन को बाहर फेंक देना है, और ये पूछा है 11वें सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा स्टोन का, राइट। ओके, तो सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि 10 सेकंड के बाद ट्रक का स्पीड कितना है। तो ये मैंने फाइंड कर लिया 10 सेकंड के बाद ट्रक का स्पीड। ओके, ये जो ट्रक का स्पीड है वो 10 सेकंड के बाद स्टोन को भी मिलने ही वाला है, बिकॉज स्टोन कहाँ पर है? ट्रक के अंदर है। अब जैसे ही स्टोन को बाहर फेंका गया तो स्टोन जो है उसके पास ये वेलोसिटी तो होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये वेलोसिटी को चेंज करने वाला अब कोई नहीं है, बिकॉज स्टोन जो है जैसे ही ट्रक के बाहर गया उसके बाद ट्रक का एक्सेलरेशन स्टोन को लगता नहीं है। ओके, एंड योर स्टोन इज ओनली गोइंग टू मूव विथ ग्रेविटी, राइट, एंड ग्रेविटी एक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कोई चेंज नहीं करेगा। तो जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छूटते वक्त था 10वें सेकंड पे, वही वेलोसिटी 11वें सेकंड पे भी स्टोन के पास रहने वाला है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब जैसे ही स्टोन ट्रक के बाहर छोड़ दिया गया है, ग्रेविटी लगेगा, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट के पास वर्टिकल वेलोसिटी भी आने वाली है, और वो वर्टिकल वेलोसिटी के लिए अपने क्वेश्चन में खाली 1 ही सेकंड बचा है, क्योंकि 10वें सेकंड पे तो स्टोन को अभी छोड़ा है और 11वें सेकंड में पूछ भी लिया कि आंसर क्या आएगा। तो 1 सेकंड बचा ग्रेविटी के पास, उस 1 सेकंड में ग्रेविटी की वजह से उसको वर्टिकल स्पीड मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड। मतलब 11वें सेकंड में स्टोन के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है, वर्टिकल वेलोसिटी भी है। तो नेट वेलोसिटी आप पाइथागोरस यूज करके फाइंड करोगे, और नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन आप फाइंड करो, tan थीटा इज vy बाई vx, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1/2 विथ हॉरिजॉन्टल। चलिए, अगर ये पूछा है, अभी आपको ये भी पूछा है व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन, तो ये आपका सिंपल चीज है। 11वें सेकंड पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रक के बाहर है। जैसे ही ऑब्जेक्ट ट्रक के बाहर आ जाएगा उसके बाद ट्रक के एक्सेलरेशन को स्टोन के साथ कोई मतलब नहीं है, राइट। मतलब 11वें सेकंड पे तो ऑब्जेक्ट जो है ना वो खाली मोशन करेगा अंडर द ग्रेविटी, बिकॉज अभी वो छोड़ दिया गया ना बाहर। ओके, वेलोसिटी पकड़ के रखेगा हाँ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना बच्चों, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो पकड़ के रखेगा ऑब्जेक्ट, बट एक्सेलरेशन छोड़ देगा, क्योंकि स्टोन के ऊपर ट्रक का एक्सेलरेशन तभी तक लगेगा जब तक स्टोन कहाँ है? ट्रक के अंदर है। जैसे ही स्टोन ट्रक के बाहर गया उसके बाद ट्रक का एक्सेलरेशन नहीं लगने वाला है। बाहर आने के बाद खाली ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लगेगा, क्योंकि मोशन को अपने हिस्ट्री के साथ कोई संबंध नहीं है। ओके, चलिए, तो एक्सेलरेशन खाली कितना रहेगा? एक्सेलरेशन इज ओनली इक्वल टू ग्रेविटी, दैट इज tan
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ट्रक का एक्सेलरेशन 11वें सेकंड पे स्टोन को कोई काम का नहीं है। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 5.11। चलो फटाफट कॉपी कर लोगे इसको। Okay, so the question number 5.12 is a bob of mass 0.1 kg hanging from the ceiling of a room by a string of 2 meter long is set into oscillation. So that is the ceiling. इसके साथ 2 मीटर का एक डोरी है, उसके नीचे एक बॉब लगाया गया है, राइट, एंड दिस बॉब इज ऑसिलेटिंग लाइक अ पेंडुलम. इट इज ऑसिलेटिंग लाइक अ पेंडुलम. चलिए, द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजिशन इज 1 मीटर पर सेकंड. जब बॉब यहाँ पे है मीन पोजिशन पे, तो बॉब का स्पीड कितना है? 1 मीटर पर सेकंड का उसका स्पीड है व्हेन इट इज एट द मेन पोजीशन. व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज एट वन ऑफ इट एक्सट्रीम पोजीशन एंड एट इट्स मेन पोजीशन, राइट. तो जब बॉब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे अगर दूरी काट दी गई, देन इन व्हाट डायरेक्शन और इन व्हाट पाथ द बॉब इज गोइंग टू मूव? बताओ. चलो, एनी आइडिया? एनी आइडिया व्हाट डू थिंक? जब बॉब एक्सट्रीम एंड के ऊपर है, वहाँ पे अगर दूरी काट दी गई तो बॉब कहाँ गिरेगा? तो जब बॉब एक्सट्रीम एंड के ऊपर है ना, तो एक्सट्रीम एंड पे होने के ऊपर उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होता है. सो आई विल राइट हियर एट एक्सट्रीम एंड. एट एक्सट्रीम एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉब इज 0. राइट, क्योंकि वो जैसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होगी. एक्सट्रीम एंड पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर वो वापस रिटर्न आएगा, राइट. तो एक्सट्रीम एंड पे तो कोई वेलोसिटी ही नहीं है. सो इफ यू कट द बॉब फ्रॉम हियर ड्यू टू नो वेलोसिटी, इट विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड, राइट. सो इफ द स्ट्रिंग इज कट, इट फॉल. इफ स्ट्रिंग इज कट, द बॉब विल फॉल वर्टिकली डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. यहाँ से अगर तोड़ा गया तो वो सीधा सीधा ऐसे गिर जाएगा. ओके, नाउ इफ द बॉब is at mean position and if you cut the string, what will happen? So when the bob is at the mean position, it has the maximum velocity in horizontal direction. तो यहाँ से अगर आपने इसको काटा ना, तो because of the horizontal velocity it will do the projectile motion and it will fall like this, क्योंकि उसके पास horizontal velocity है. So I will write here due to horizontal velocity, bob will move in, this is going to be parabolic trajectory. Parabolic trajectory. ओके, आपको और कोई आंसर नहीं देना है कि रेंज कितना होगा, कहाँ पे गिरेगा, वो सब नहीं बताना है. आपको खाली ट्रेजेक्टरी बताना है कि उसका पाथ कैसा होगा. तो एक्सट्रीम एंड पे अगर कट किया गया तो सीधा नीचे गिर जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी नहीं था उसके पास. मेन पोजीशन पे कट करोगे, इट विल परफॉर्म दिस काइंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट. चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5.13. A man of mass 70 kg stands on a weighing scale in a lift. जबरदस्त क्वेश्चन है, लिफ्ट वाला क्वेश्चन आया. चलो, मास ऑफ द मैन इज 70 kg. ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया ना, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, समझ लो. ही इज स्टैंडिंग इन अ लिफ्ट. ये लिफ्ट है, उसके अंदर एक वेइंग मशीन है. क्या है भाई? उसके अंदर एक वेइंग मशीन है, और उस वेइंग मशीन के ऊपर एक इंसान खड़ा है. Okay, there is a person standing on this weighing machine. Okay, now what you are going to do is find, okay, scale in which it is moving. First, the lift is moving upward with a uniform speed 10 meter per second. चलिए, पहला केस क्या है? तो मुझे पूरा बोर्ड चाहिए ऐसे तो. ओके, फर्स्ट केस, लिफ्ट मूव अपवर्ड with uniform velocity 10 meter per second. It moves upward with a uniform velocity 10 meter per second. दूसरे केस में है, it moves downward with a uniform acceleration of 5. सेकेंड केस है downward acceleration. Acceleration of 5 meter per second square in downward direction, right? चलिए, तीसरा है आपका थर्ड केस. आपको यहां पे दिया गया है, ओके, व्हेन द लिफ्ट
मूव्स अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है लिफ्ट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपवर्ड एट एक्सेलरेशन ऑफ, एंड योर क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द स्केल इन ईच केस, मतलब तीनों केस में रीडिंग कितना होगा उसका फाइंड करना है आपको. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्टल डाउन फ्रीली अंडर द ग्रेविटी. ओ बाप रे, चौथा केस जो है ना वो फ्री फॉल है. फ्री फॉल मतलब लिफ्ट का मैकेनिज्म खराब हो गया, ऊपर जो रोप होता है ना लिफ्ट का वो कट गया और फ्री फॉल हो गया नीचे, तो वेट कितना रिकॉर्ड होगा. चलिए बहुत मस्त ये क्वेश्चन है. ओके, सबसे पहले तो ये मेजर क्या करेगा, ये वेइंग स्केल मेजर करेगा रिएक्शन कितना है. वो वेइंग स्केल के ऊपर इंसान खड़ा है, उसका एक्शन नीचे की तरफ लगना है, वेइंग स्केल उतना ही रिएक्शन देगा, जितना रिएक्शन देगा वो वेइंग स्केल मेजर करेगा, राइट. तो दिस वेइंग स्केल बेसिकली मेजर द रिएक्शन. वेइंग स्केल मेजर द रिएक्शन. अब बच्चों ध्यान से समझना, पहले केस की बात करते हैं. इन द फर्स्ट केस लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब ये कोई काम का नहीं है, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. एज द वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसा रहना है बच्चों, जीरो रहने वाला है. एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो, राइट. चलो तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो देखते हैं. तो ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये आपका वेइंग स्केल है, इंसान इसके ऊपर है, राइट. तो उसका वेट W कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा. द वेट W विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, उतना ही ये ऊपर की तरफ क्या देगा, रिएक्शन देगा, राइट. क्या देगा वो ऊपर की तरफ, उतना ही रिएक्शन देगा. अब क्योंकि लिफ्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब फिक्सिशियस फोर्स नहीं आने वाला है और कोई फोर्स इसके अंदर आने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट दिख रहा है R इज इक्वल टू W, W इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी. मास दिया हुआ है 70, ग्रेविटी ले लो 10. तो ये अभी वेइंग स्केल मेजर करेगा 700 न्यूटन. कितना मेजर करेगा, वेइंग स्केल जो है ना वो 700 न्यूटन मेजर करने वाला है. और अगर आपको ये पूछा है कि वेइंग स्केल केजी में कितना मेजर करेगा, तो केजी में अगर चाहिए ना तो इसको डिवाइड बाय 10 कर दो, आपको केजी मिल जाएगा. तो 70 केजी अभी ये मेजर करेगा जब लिफ्ट स्टेशनरी होगा या लिफ्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा. यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऊपर जाए या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे जाए, देयर बी नो चेंज इन रीडिंग, बिकॉज वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी नो एक्सेलरेशन, राइट. देयर इज गोइंग टू बी नो एक्सेलरेशन एज द वेलोसिटी इज जीरो. तो फिक्सिशियस फोर्स यहाँ पे नहीं. अब दूसरा केस बहुत ही ध्यान से देखना सब लोग. सेकेंड केस आई विल सॉल्व इट हियर. मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे सॉल्व करूंगा. सेकेंड केस का बहुत ध्यान से देखना. ओके, दिस इज द weighing scale, right. Okay, the man is standing on the weighing scale, his weight will definitely act in downward direction. अब ध्यान से देखो, lift is moving downward with an acceleration of 5. अब यहां पे बच्चों आपका फिक्सिशियस वाला कंसेप्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है with the acceleration A. लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए. तो फिक्सिशियस फोर्स इसके अपोजिट आएगा, दैट इज m इंटू ए. तो अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ, तो फिक्सिशियस फोर्स ऊपर की तरफ आने वाला है, राइट. तो फिक्सिशियस फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज m इंटू ए. कितना फिक्सिशियस फोर्स लगना है ऊपर की तरफ, m इंटू ए. क्यों मैंने ऐसा किया, बिकॉज लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो फिक्सिशियस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन जितना. चलिए, रिएक्शन फोर्स ऑलवेज कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा. दिस इज द रिएक्शन फोर्स. तो नाउ व्हाट आई कैन सी हियर, आई कैन सी एज R प्लस एम ए. R प्लस एम ए इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg, राइट. W इक्वल टू व्हाट, मास इंटू ग्रेविटी. तो अब ये रिएक्शन फोर्स जो मेजर करने वाला है वो कितना बचा वो देखो. R प्लस मास है 70, एक्सेलरेशन कितना है भाई, कितना था लिफ्ट का एक्सेलरेशन 5 था. ओके, मैं सामने ले लेता हूँ इसको, फिर एक साथ सॉल्व कर लेते हैं. इट इज mg माइनस ma, टेक m कॉमन, g माइनस a, राइट. ओके, मास इज 70, ग्रेविटी इज 10, एक्सेलरेशन इज 5. तो अब ये खाली मेजर करने वाला है 350 न्यूटन. खाली कितना मेजर करेगा, 350 न्यूटन ही मेजर करने वाला है. कितना मेजर करेगा या खाली और खाली 350 न्यूटन मेजर करेगा जब लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तब. अब देखते हैं जब लिफ्ट ने ऊपर की तरफ एक्सेलरेट किया तो क्या हुआ. देखें, चलिए देखते हैं. ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म,
ये हो गया इंसान, राइट। W लगता है नीचे की तरफ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिएक्शन फोर्स होता है ऊपर की तरफ। अब बाकी खेल बचा आपके फिक्सिसियस फोर्स का। तो क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लिफ्ट जो है वो अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कहाँ पर है, अपवर्ड है। मैं जब भी ऐसा एरो मारूंगा ना वो एक्चुअल मोशन दिखाएगा, राइट। तो एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फिक्सिसियस कहाँ आएगा, बताओ मुझे। फिक्सिसियस आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका फिक्सिसियस भी कहाँ आएगा, डाउनवर्ड आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, m इंटू ए। यहाँ पे लिफ्ट डाउनवर्ड आया था तो फिक्सिसियस ऊपर गया, यहाँ पे लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो फिक्सिसियस आएगा डाउनवर्ड, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, रिएक्शन फोर्स R इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। रिएक्शन फोर्स R इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। एम कॉमन निकालो, ए प्लस जी। दिस इज 70 इंटू 5 प्लस 10, दिस इज गोइंग टू बी 1050 न्यूटन। ओ बाप रे। तो रिएक्शन फोर्स कितना हो गया, रिएक्शन फोर्स हो गया 1050 न्यूटन जितना। कितना हो गया रिएक्शन फोर्स, 1050 न्यूटन। तो आप सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करना बच्चों, जब आप लिफ्ट में हो, राइट, और लिफ्ट सडनली ऊपर की तरफ जर्क मारता है ना, लिफ्ट जब सडनली ऊपर की तरफ जर्क मारेगा तो आपकी बॉडी को है ना थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगेगा, राइट। मतलब आपका जो फिक्सिसियस फोर्स है वो भी नीचे की तरफ गया ना, दैट इज वाई रीडिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पे रीडिंग, 1050 हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द केस ऑफ फ्री फॉल। ओ माय गुडनेस, फ्री फॉल मतलब पूरा का पूरा लिफ्ट जो है ना वो गिर गया नीचे। देखते हैं, चलिए सबसे पहले इंसान जो है वो कहाँ पर है, प्लेटफॉर्म के ऊपर है, उसका मास, उसका वेट ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगा, रिएक्शन फोर्स ऑलवेज ऊपर लगेगा। अब फ्री फॉल का मतलब है कि लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ गिर गया। फ्री फॉल मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी। तो लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ g जितने एक्सेलरेशन से गिर गया, तो फिक्सिसियस उतना ही लगेगा ऊपर की तरफ m इंटू जी जितना, क्योंकि एक्सेलरेशन अभी g जितना है, राइट। तो आप देखो चलो कितना रीडिंग मेजर होगा। यू कैन राइट r प्लस एम जी, ऊपर की तरफ है r प्लस एम जी, दैट इज इक्वल टू, नीचे की तरफ का है खाली एम जी है, एम जी इज कैंसल, r इज इक्वल टू 0। मतलब अब आपका जो बैलेंस है ना वो कुछ मेजर ही नहीं करेगा जब फ्री फॉल होगा ना। तो इन केस ऑफ फ्री फॉल दिस स्प्रिंग बैलेंस और वट एवर बैलेंस जो आपके पास है वो कुछ भी रीडिंग मेजर करने वाला नहीं है। इट विल मेजर नथिंग व्हेन देयर इज अ केस ऑफ फ्री फॉल। क्योंकि फ्री फॉल के वक्त इससे जो है ना बेटा आपका अपेरेंट वेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आपका अपेरेंट वेट। तो जब लिफ्ट स्टेशनरी है या फिर लिफ्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो अपेरेंट वेट विल बी सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। लिफ्ट जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करे ना तो अपेरेंट वेट बढ़ जाएगा, बिकॉज रिएक्शन जो है ना उसका नीचे की तरफ जाएगा। लिफ्ट जब नीचे की तरफ एक्सेलरेट करे तो अपेरेंट वेट जो है वो कम हो जाएगा, बिकॉज उस केस के अंदर आपका रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लगने वाला है, राइट। इससे आपका वेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज आपका वेट नीचे की तरफ है और फिक्सिसियस ऊपर की तरफ है, तो आपको थोड़ा हल्का लगेगा व्हेन देयर इज एक्सेलरेशन इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। एंड व्हेन देयर इज अ केस ऑफ फ्री फॉल देयर इज नो रिएक्शन फोर्स, यू विल फील वेटलेस। फ्री फॉल होगा ना तब आपको कैसा फील होगा बेटा, फ्री फॉल होते वक्त आपको फील होगा वेटलेस, थोड़े टाइम के लिए वेटलेस फील होगा, उसके बाद भगवान के पास ऊपर डायरेक्ट। चलो कॉपी करो इसको फटाफट।